गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि डीप फेक्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि डीप फेक्स क्या है, इसके एग्जांपल्स देखे थे, कुछ रिलेवेंट कोट्स देखे थे और इसके हमने जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो अब अपकमिंग स्लाइड्स में अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं और इंडिया के साथ इसके क्या थ्रेट्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर इसको लेके लीगल प्रोविज़न क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था, हमने डेफिनेशन देखा था डीप फेक का, उसके बाद इसके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं हमने वो डिस्कस करा था। अब हम आते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में डीप फेक्स के क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हो गया हमारा देश। देखिए, मैप हो गया हमारा। मैंने एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक मैप बना दिया है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, यहाँ पर हो गया चाइना, और यहाँ कुछ छुटपुट यहाँ पर जैसे कि इंसर्जेंसी केसेस होते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में अगर कुछ इंसर्जेंसी वाले केसेस हो गए तो नॉन फ्रेंडली नेबर्स, तो जैसे कि हो गए ऐसे कंट्रीज़ जिसके साथ पास्ट में इंडिया वॉर में जा चुका है या प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में वॉर लाइक सिचुएशंस हो, तो जैसे हो गए पाकिस्तान चाइना, तो ये हमारे लिए एक हॉस्टाइल कंट्री हो गए। फिर आता है नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि टेररिज्म हो गए, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे टेररिज्म का खतरा है, यहाँ पर हमारे जैसे कि नक्सल का या जो इंसर्जेंसी होती है उसका जो खतरा है, तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं और इंडिया को कैसे थ्रेटन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो राइटर हैं वो 3 टाइप के थ्रेड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला यहाँ पर हो जाता है इलेक्शन, दूसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पे स्पियोनेज, और तीसरा यहाँ पर हो जाता है इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स। तो ये 3 डायमेंशनल थ्रेड्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इलेक्शन जैसे कि क्या होता है, अभी सबसे पहले तो प्रीवियसली लाइक कुछ 5-6 साल पहले जब नहीं या मोर देन इससे भी ज़्यादा है ना, तो एक्चुअली थोड़ा ओल्ड हो गया है। तो उस समय क्या था कि डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन में आए थे, तो जो ट्रम्प साहब हो गए, तो उनके साथ जब वो विक्ट्री हुए थे, तो उनके केस में ऐसे बार बार एलिगेशंस लगते थे कि उनका जो इलेक्शन है वहाँ पर, उनका जो इलेक्शन है वहाँ पे डीप फेक्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे उसको क्या किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है। और इसमें इन मोर ऑफन जैसे कि रशिया है, तो रशिया का भी एलिगेशन मतलब उसके ऊपर लगता था कि रशिया ने डोनाल्ड ट्रम्प को इन फेवर में कुछ सपोर्ट किया है, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह करके। तो और अभी जैसे कि इंडिया में भी 2024 में जनरल इलेक्शन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो अब क्या है कि इस केस में एक मतलब अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जीतना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी को ज़्यादा बोलना, किसी को ज़्यादा अच्छा बोलना, किसी को ख़राब बोलना, तो ये एक पूरा मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, डीप फेक्स के थ्रू कोई फेक वीडियो, ऑडियो, इमेजेस बना करके फिर पब्लिक इन्फ्लुएंस, उनके जो ओपिनियन है उनको इन्फ्लुएंस करना कि हाँ कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है तो वो बहुत ही अच्छा है, कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है तो वो बहुत ही ख़राब है, आप हमारे फेवर में वोट करो। तो क्या होता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ताकि हम लोगों की चॉइस को मैनिपुलेट कर सकें। दूसरा हमारे पास केस हो जाता है एस्पियोनेज एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें कुछ डॉक्टर्ड वीडियोस बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये वीडियो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, नहीं, कुछ फेक हो गए या फॉल्स हो गए या कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जिसका यूज़ करके फिर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, है ना, ब्लैकमेल किया जाता है उनको, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, डिफेंस ऑफिशियल्स हो गए, और उनसे कहा जाता है कि आप स्टेट के जो सीक्रेट्स हैं आप उनको दो, ओके, आप इन्फॉर्मेशन लीक करो इस तरीके से। आफ्टर दैट फिर एक हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स। इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स मतलब देखिए, आप वर्ड इन्फ्लेमेशन, इससे भी आप समझ सकते हो कि आग लगाना, ऑलराइट। जैसे बोलते हैं ना, किसी के कान में आग लगा देना, किसी को आग में घी डालना, लड़ाई झगड़ा भड़काना, तो समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स। तो अब इसके केस में क्या होता है कि जैसे कि उन्होंने मान लीजिए वेरियस टाइप ऑफ उन्होंने वीडियोस उठा लिए, ठीक है, वीडियोस के पीसेस उठा लिए, है ना। किसी वीडियोस में कुछ आर्मी की कट पीसेस उठा ली, किसी वीडियोस उन्होंने जो
किसी क्राइम है, वायलेंस है, कुछ वैसे उठा लिया, कुछ उठा लिया, और उससे करके एक फाइनल एक ऐसा वीडियो बनाना जिससे देख करके ये लगे कि नहीं, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई, हमारी पुलिस फोर्सेस हो गई, तो कि वो गलत कर रही हैं, एक फेक वीडियो बनाना। तो इससे क्या होगा कि इससे जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, हमारी आर्मी हो गई या पुलिस फोर्स हो गई, तो ये उसके अगेंस्ट हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, इससे एक सिविल प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, है ना, सिविल प्रोटेस्ट होगा या डिसरेस्ट बोल लीजिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को क्रिएट करना हो जाता है। और जैसे कि, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है जब जैसे कि कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है। वन सेकेंड, जैसे कि आप ऐसे मैप देखोगे, मैं मैप ड्रॉ करके बताती हूँ। तो सपोज़ अगर आपने ऐसे कुछ मैप देखा, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो बॉर्डर रिलेटेड एरिया होगा, ये कुछ सेंसिटिव हो जाता है। फिर इधर जम्मू कश्मीर हो गया हमारा इधर, ठीक है। तो ये हमारे एरियाज इधर सेंसिटिव हो जाते हैं, या नक्सल वाले जो एरियाज़ होते हैं वो हमारे इधर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में यहाँ पर ऐसे वीडियोस को प्रोपेगेट करना, और फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट हो गई या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको अगेंस्ट करना। तो ये हो गया इंडिया के केस में। और इससे क्या होता है, इसका असर क्या होगा कि जो पीपल हैं, है ना, वो क्या होंगे, वो रेडिकलाइज होंगे, और टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उसको रिक्रूट किया जाएगा, वायलेंस को इंसाइट किया जाएगा, है ना। और इसके जो विक्टिम होते हैं वो ज़्यादातर हमारे जो यंग पीपल होते हैं, जो हमारे यंग सिटीजन्स हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, ये जो गलत वीडियो सिखाया जा रहा है वो सही है ना। तो ये हमारे इंडिया के केस में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक मेजर थ्रेट इशू करता है। तो इसको आप पूरे थ्रेड्स को आप अपने GS3 के पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी में आप इसको कोड कर सकते हो, एज वेल एज आप साइंस टेक के टॉपिक में भी इश्यूज़ रिलेटेड में आप इसको कोड कर सकते हो। आते हैं इसके ग्लोबल केस स्टडीज़ में, है ना। अब हमने इतनी सारी जो बातें हमने लिखी हैं, जो प्रिडिक्शन किया है इंडिया के कंस्ट्रक्ट में, तो इसका कोई ना कोई तो बेसिस होगा, कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा। तो जैसे कि हो गया, सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे इधर कुछ यूके हो गया, है ना। सपोज़ ये हमारे इधर यूके का मैप है, और इधर हमारा ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है। ये हो गया हमारा यूके आइलैंड हो गया, और समवेयर यहाँ पर हमारा जर्मनी है, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक्चुअली क्या होता है इस केस स्टडी में कि जर्मनी में एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, जर्मन बेस्ड एक कंपनी है, और उसकी एक जो सब्सिडरी है वो यहाँ यूके में है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि यहाँ पर कॉल आता है, ठीक है। यूके के जो कंपनी के जो CEO हैं उनको कॉल आता है, और वो बोलते हैं कि वो कॉल के थ्रू उनको बोला जाता है कि मैं ये जो जर्मन कंपनी है मैं इसका बॉस बोल रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ सप्लाईज वगैरह है, तो आप कुछ मनी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। तो यूके के कंपनी के जो CEO थे यूके वाले, तो उनको मतलब यकीन हो जाता है ना, उनको लगता है, यकीन होता है कि ठीक है भाई, ये जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, जो मेरे एक्चुअल बॉस है, ये उन्हीं का कॉल है, मैं उनको मनी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेटर ये डिस्कवर्ड होता है कि वो जो कॉल थी वो फेक थी, है ना। वो एक फेक कॉल थी, और वो एक फेक कॉल थी, और इसमें डीप फेक का जो था यूज़ किया गया था, ठीक है। वो एक फेक कॉल थी और उसमें डीप फेक का यूज़ किया गया था, और डीप फेक ने जैसे कि जर्मन एक्सेंट हुआ, ठीक है। जो जर्मन एसेंट है या बॉस के बोलने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ उसने उसको कॉपी करा था। तो इस वजह से जो यूके के जो बॉस थे, यूके के जो CEO थे, उनको लगा कि ये एक जेन्युइन कॉल है, और उनके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ इस केस में। दूसरा केस आता है ताइवान और चाइना का, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम इधर से देखते हैं, ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए इंडियन पेनिनसुला हो गया, फिर इधर से इधर, और इधर जो हमारा एक्सटेंशन जाता है आइलैंड्स का, है ना। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, प्लीज़ सीरियसली मत लीजिएगा। तो ये हो गया इधर, ये जो ऐसा करके चाइना एक्सटेंशन जाता है, तो समवेयर यहाँ पे ताइवान आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो छोटा सा कंट्री है ताइवान, और ये हो गया हमारा चाइना। तो अब ताइवान जो है, ताइवान को अब ये फियर है कि जो चाइना है वो उनके सिटीजन्स को, ठीक है, ये इनके सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ताइवान की जो इंटरनल इलेक्शंस है वो उसको इम्पैक्ट करना चाहता है। तो अब ताइवान क्या है कि वो वहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसमें डीप फेक्स के थ्रू जो भी डॉक्टर्स वीडियोज़ हैं, है ना,
वो उसको मना करेगा, ठीक है, मना करेगा, और जो भी उसको यूज़ करेगा तो इलेक्शन वगैरह में, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये ताइवान का केस हो गया। अब चाइना का क्या केस है? देखिए, चाइना अब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है। एक तो वो खुद उसने अपने कंट्री में मतलब ऐसे लॉ बना करके रखे हैं, उसके पास खुद ऐसे कंट्री है कि जो प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ डीप फेक्स डीम्ड हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ठीक है, मतलब उसने ऐसे सारे डीप फेक्स को उसने मना करके रखा हुआ है जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमी को हार्म करता है। उसके बाद दीज रूल्स आर अप्लाई टू द कंटेंट क्रिएटर्स हु ऑल्टर फेशियल एंड वॉइस डेटा। और जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनते हैं, फ़नी वीडियोस वगैरह या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि फेशियल और वॉइस वगैरह को चेंज किया जाता है। तो उसमें उसके थ्रू वो ऐसे वीडियोस पे ज़्यादा निगरानी रखेंगे कि ऐसे वीडियोस के थ्रू जो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, उसको थ्रेटन ना किया जाए। और ये बिल आपका 10 जनवरी 2023 से एक्टिव है। अगला केस स्टडीज़ अगर हम देखते हैं तो वो होता है लिंक्डइन एस्पियोनेज का। लिंक्डइन हम सब जानते हैं, ये एक जॉब रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयज़ है, वो आपस में मीट करते हैं, है ना, फॉर जॉब पर्पस और एनी अदर प्रोफेशनल पर्पस। तो 2009 में, ठीक है, 2009 में यहाँ पर एक फेक प्रोफाइल आती है, दैट इज़ जिसका नाम था केटी जॉन्स, ठीक है। तो केटी जॉन्स के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाया जाता है और वेरियस AI एनेबल्ड स्पियोनेज एक्टिविटीज़ यहाँ पे कैरी आउट की जाती हैं। और इसका जो लिंक है, ये इसको वाशिंगटन DC के जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पर इससे कनेक्टेड इसको बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वाशिंगटन DC से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस एस्पियोनेज एक्टिविटीज़ को कैरी कर रहे हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद हम एक अगला केस स्टडीज़ हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हो गया यूक्रेन का, है ना। हम सब जानते हैं कि फरवरी 2022 से एक अनफॉर्चुनेट वॉर वो भी चल रहा है। अब तो इसको 1 साल होने जा रहा है। तो मार्च 2022 में क्या होता है, एक वीडियो आता है जिसमें जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि अपने आर्मीज़ को बोलते हैं कि आप रशियन फोर्सेस के सामने आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, रशियन फोर्सेस के सामने आप सरेंडर कर दीजिए। लेटर ये पता चलता है कि नहीं, वो डीप फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है। और अभी तक हमने भी देखा है कि ज़ेलेंस्की सर ने मतलब अभी तक युद्ध को कैरी आउट किया है, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट घुटने नहीं टेके हैं। उसके बाद ये तो हमने देखा इतने सारे कंट्रीज़ में डीप फेक के क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, डीप फेक के मिसयूज़ के क्या क्या एग्जांपल हो गए। अब इतना सब कुछ एनालाइज करने के बाद कुछ रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की है, दैट इज़ लायर्स डिविडेंड। तो लायर्स डिविडेंड, तो हम अगर इसको ऐसे एनालाइज करें, दैट मीन लायर्स का मतलब तो हो गया झूठा, ठीक है, जो झूठ बोलता है, और डिविडेंड मीन उसको मतलब फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है, उसको फ़ायदा भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है झूठ बोल करके। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले तो उसको दिया गया है कि प्रोफेसर डेनियल कैटी सेट्रॉन, ये एक प्रोफेसर हैं, और उनके और एक प्रोफेसर है रॉबर्ट कैसनी। तो ये 2 प्रोफेसर हैं, उनके थ्रू ये थ्योरी को दिया जाता है। इसमें वो बोलते हैं कि चूँकि अब मतलब बहुत सारे लोगों को, है ना, पूरे अर्थ में जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि डीप फेक जो है वो कितना पॉपुलर है, डीप फेक बहुत ही पॉपुलर है। तो अब क्या होता है कि पीपल, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वो जानबूझ करके डेलिबरेटली, है ना, वो डेलिबरेटली कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस बना सकते हैं जिनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन हो, है ना, या इनअप्रोप्रिएट इंटेंशन हो, जानबूझ करके ऐसे वीडियोस बनाएंगे और बाद में फिर वो बोलेंगे भैया हमने नहीं बनाया है, ये तो डीप फेक है, किसी और ने इसको बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे वंस अगेन मतलब जानबूझ करके डीप फेक को एज ए एक्सक्यूज़, है ना, ऐसा एक्सक्यूज़ बनाया जाएगा, खुद को जो क्रिमिनल्स है वो खुद को शील्ड करेंगे, है ना, कि भैया वो हमने ओरिजिनली नहीं बनाया, वो डीप फेक है ना, और इससे वो सोसाइटी को हार्म करेंगे। आफ्टर दैट हमने जब इतना सारा केस स्टडीज़ देखा है, तो अब हमारे मन में अब ये जिज्ञासा होती है कि क्या इंडिया में इसको टैकल करने के लिए कोई लॉज या रूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, हम कैसे इसको हैंडल करेंगे कभी अगर हमें ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली अभी तक इंडिया में ऑलमोस्ट 3 लॉ ऐसे अवेलेबल हैं जिसके सहायता से हम डीप फेक वाली इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया इधर IPC का, दूसरा रेफरेंस होता है IT टेक्नोलॉजी का, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले आईपीसी, यहाँ पे सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, यहाँ पे सेक्शन 500 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो है वो एक पनिशमेंट देता है, ठीक है, प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि डीप फेक का यूज़ करके किसी भी पर्सन को डिफेम किया जा सकता है, उसके बारे में भला बुरा बोला जा सकता है। तो ऐसे में जो विक्टिम पर्सन है वो सेक्शन आईपीसी सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी के अंडर वो अपने लिए सहायता मांग सकता है ना, और जो कल्प्रिट है वो उसको पनिशमेंट दिला सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा एक्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन 67 एंड 67A। ये एक कानून आता है जिसके थ्रू जो भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है उसको, जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है उसको मतलब पनिश किया जा सकता है, जो ऐसे कंटेंट बनाता है, ठीक है। कुछ भी अभद्र उन्होंने बना दिया, किसी पर्सन को उन्होंने डिफेम किया, तो इस केस में हम जैसे कि आईटी एक्ट का हम सहायता ले सकते हैं। तीसरा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। देखिए ये जो बेसिकली एक्ट है ना, आप जब अपने पॉलिटी GS2 को जब आप स्टडी करोगे तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, 1950 और 1951, तो यहाँ पे ये दो लॉ आता है और ये दोनों ही लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको बहुत अच्छे से रीड करना, स्टडी करना, एंड वेरी सून मैं भी इन सब टॉपिक्स पे मैं भी अपने लेक्चर्स वीडियो लाऊंगी, तो स्टे ट्यून। उसके बाद तो ये लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं, जो भी इलेक्शन होते हैं, जो भी हमारा इलेक्शन पीरियड होता है, तो उसमें कुछ भी मतलब फॉल्स है ना, फॉल्स मिसलीडिंग कंटेंट आपको नहीं डालना है, ठीक है। प्रोहिबिटिंग दिस लॉ प्रोविजन includes the provision prohibiting the creation, distribution of false, misleading information about candidates or political parties during an election period। तो अब जैसे कि हमने अभी देखा है कि डीप फेक का यूज़ करके मतलब फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, तो या अदर पर्सन को डिफेम किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। ये RPA एक्ट 1951, ये ईयर याद रखिएगा ज़रूरी है, कन्फ्यूजन होता है, 50-51 कन्फ्यूजन होता है, तो ये इसके अंडर प्रोहिबिट किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इन्होंने भी यहाँ पर रूल बनाया हुआ है कि जो भी हमारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत होती हैं, बहुत सारी तो अनरजिस्टर्ड भी होती हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो उनको चाहिए प्री अप्रूवल, है ना, फॉर एनी प्री अप्रूवल चाहिए फॉर ऑल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग TV एंड सोशल मीडिया टू इंश्योर देयर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। मतलब अब जो भी हमारे पार्टीज़ हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए या कैंडिडेट हो गए, तो उनको क्या चाहिए, यहाँ पे प्री अप्रूवल चाहिए। अब वो कुछ भी अगर TV पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर अपना कंटेंट डालते हैं, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट अगर वो डालते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी और फेयरनेस को चेक की जाएगी कि वो कितनी एक्यूरेट है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो ये कुछ इंडिया में अभी एग्जिस्टिंग डीप फेक से रिलेटेड प्रोविजंस है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये इनडायरेक्ट है ना, मतलब ये डायरेक्टली डीप फेक को एड्रेस नहीं करता है। ऑलराइट, तो इससे हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलता है, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है चैलेंजेस को। सबसे पहला तो ये है कि ये इनफ नहीं है ना, एक तो ये इनडायरेक्ट है तो ये इनफ नहीं होगा। उसके बाद टू नॉट एड्रेस द पोटेंशियल डेंजर पोस्ट बाय द डीप फेक्स कंटेंट, मतलब हो सकता है अभी तो ये ऐसी चीज़ है, कल को हो सकता है कुछ अगर और ज़्यादा भयावह उन्होंने एडिटिंग करके कुछ डीप फेक्स बना के और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करी। उसके बाद लैक बिटवीन द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनैक्टमेंट ऑफ लॉज टू एड्रेस एंड चैलेंजेस दी क्रिएट। मतलब देखिए अब हम जैसे कि हम देखते हैं ना, हम अब GS2 में पढ़ोगे कि इवन GS3 में भी आप पढ़ोगे कि लॉज जो होते हैं वो ऑब्सोलीट लॉज होते हैं, मतलब ओल्ड लॉज, ठीक है, बहुत पुराने लॉज हो गए, ठीक है। अभी तो हमने देखा है ना, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये कितना ओल्ड है, ठीक है। IPC भी पहले बना है और अभी देखिए ये भी 2000 का है, ठीक है, रिसेंट है, बट अभी 2000 से लेके 2023 है ना, 2023, तो यहाँ पे कितनी सारी चेंजेस आ गई है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजिकल मेथड्स में। तो क्या है यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम गैप है, टेक्नोलॉजी डे टू डे इवॉल्व हो रही है ना, वो हर दिन टेक्नोलॉजी हमारी मतलब इवॉल्व हो रही है, आज कुछ है कल कुछ है और नए नए फीचर्स आ रहे हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे लैग है, मतलब नई टेक्नोलॉजी और उसके हिसाब से जो कानून बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं। आफ्टर दैट
इंडिया में क्या है, लीगल फ्रेमवर्क टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is insufficient to adequately address the various issues that have arisen due to AI algorithms. ठीक है, तो अभी हमारे पास जो डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो लॉज होने चाहिए वो अभी क्या है, इनएडिक्वेट है। जो इसके जो इश्यूज आ रहे हैं आएंगे तो वो उसको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम आते हैं इसके वे फॉरवर्ड के ऊपर। तो देखिए सिंपल है, द यूनियन गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सेपरेट लेजिस्लेशन। ऑलराइट, तो हमें जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इन्होंने बोला है। सी यहाँ पे जो एक टॉपिक आता है जैसे कि पावर है ना, लेजिस्लेशन पावर। ठीक है, लेजिस्लेट करने की जो पावर लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो हो गए है ना। तो देखिए यहाँ पे एक रेसिडुअल लिस्ट भी होती है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट वगैरह जब बनाए जा रहे थे तो उस समय डिजिटल ऐसा कुछ था नहीं। तो बेसिकली जो इन जनरल जो डिजिटल चीज़ें आती है तो ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है बेसिकली, और ताकि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट दी कंट्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को इन्होंने बोला है, इस यूनियन गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा लॉ बनाओ है ना जो AI स्पेसिफिक हो। आफ्टर दैट लेजिस्लेशन शुड नॉट हैम्पर इनोवेशन इन AI, है ना। सी ये एक ना मतलब जब भी आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग करो तो जब किसी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ की बात आती है तो लेजिस्लेशन जो होता है वो एक बहुत सारा ऑब्स्टेकल भी कभी कभी क्रिएट करता है। जैसे कि कुछ लॉज है, अगर कुछ काम चीज़ें वो मना करे, कोई प्रोविज़न मना करे तो या पुराने लॉज हो जाते हैं। तो ये भी कहते हैं राइटर कि जो लेजिस्लेशन है वो AI का जो अपकमिंग इनोवेशन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे चाहे वो गवर्नमेंट करे, है ना, तो इसके डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजी का एज है। और अगर इंडिया में ऐसी दिक्कत होंगी, अगर हमारे यहाँ इनोवेशन हैम्पर होगा तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो भी हैम्पर होगा। ऑलराइट, उसके बाद इट शुड रिकॉग्नाइज दैट डीप फेक टेक्नोलॉजी मे बी यूज्ड इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स। और ये जो लॉ अब जो भी आएगा उसमें ये चीज़ क्लियरली होना चाहिए कि हाँ इसके थ्रू कोई क्रिमिनल एक्ट्स भी किए जा सकते हैं, जो कि हमने भी मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि कैसे सेक्सुअल, फाइनेंशियल, सोशल, पर्सनल, नेशनल लेवल पे क्राइम्स कमिट किए जा सकते हैं। ऑलराइट, एंड इट शुड प्रोवाइड प्रोविजन टू एड्रेस द यूज़ ऑफ डी फेक्स इन दिस केसेस। और यहाँ पे डी फेक्स का भी यूज़ किया जा सकता है। ऑल्सो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो डिजिटल इंडिया बिल है उसको भी यहाँ पे उसको पास करना चाहिए। और जो राइटर है वो बोलते हैं कि हमें एक डिजिटल इंडिया बिल लाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे रिस्पेक्टिव PM ने डिजिटल इंडिया के लिए डेडिकेटेड ऐसा स्कीम लाया था। उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए थे। तो अब जब हमारे पास इतना अच्छा खासा डिजिटल वाइब्रेंट हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड डिजिटल इंडिया बिल भी होना चाहिए जो इन सब इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। उसके बाद एक अच्छा सजेशन देते हैं, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। देखिए बेसिकली ये जो डिजिटल सेक्टर है ना, ये मेजोरिटी जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होती है, चाहे इंटरनेशनल देखें हम नेशनल भी देखें, तो ये अब ये क्या है कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेयर करेगी तो इनका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर हानि होगा। तो और इसलिए गवर्नमेंट को भी ओवर रेगुलेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है और मना किया जाता है कि आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। तो यहाँ पे लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर यहाँ पे जो सिटीजन्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी, एथिक्स वगैरह को कौन देखेगा? ठीक है, कौन उसको देखभाल करेगा? तो दैट इज़ ऑथर बोलते हैं कि आपको जो ऐसी कंपनीज़ है उनको सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए कि वो खुद से ही देख ले, ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है, और खुद से उसको रेमेडी करे। तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है ये मैं यहीं पे इसको ओवर करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब चूँकि प्रीलिम्स सामने है तो मैं अब आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लाऊँगी, और ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग होगा। मैं जस्ट टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं क्वालिटी ऑफ लेक्चर एंड क्वालिटी ऑफ नोट्स से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो आप भी
भी रेडी रहिए। और मैंने और भी अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन्हें देख सकते हैं। और अच्छे से नोट्स वगैरह भी बनाइए और आप अच्छे से रिवीजन भी टाइम टू टाइम करते रहिए। तो इसी के साथ मैं अभी अलविदा कहती हूँ। अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस।